Assalamu alaikum. Today the topic I am going to discuss is production of industrially important chemicals. So let's start. Production of industrially important chemical. इंडस्ट्री में जब डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। केमिकल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं। मीन्स की एज अ कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, एज अ रिएक्टेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, एज अ बफर के तौर पे भी और एज अ एडिटिव्स के तौर पे भी। एज अ कैटलिस्ट जब यूज़ होंगे तो वो स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि हमें पता है कि कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और ख़ुद को यूज़ किए बगैर। उसके बाद जो है वो एज अ रिएक्टेंट के तौर पे अगर यूज़ हुए तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होंगे। मीन्स कि जब केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ब्रेकेज होती है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके डिफरेंट सब्सटेंसेस में। एज अ बफर के तौर पे अगर यूज़ हुए तो मेंटेन करेंगे पीएच को स्पेसिफिक रेंज तक। सोल्यूशन के अंदर जो पीएच की स्पेसिफिक रेंज होगी उसको मेंटेन करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल सोल्यूशन के अंदर एसिड या बेस को ऐड किया जाता है तो ताकि उसमें चेंजेस ना हो उसको रेजिस्ट करेंगे। एज एडिटिव्स के तौर पे यूज़ होंगे। मीन्स के प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है या प्रोडक्ट्स की जो है वो फ्लेवर है उसको इन्हांस करने के लिए यूज़ हुए तो एज एडिटिव्स के तौर पे यूज़ होंगे। ठीक है, अगर सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सेफ़ रहें, फ्रेश रहें, ख़राब ना हो, तो उसके लिए अगर यूज़ होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा एडिटिव्स यूज़ हो रहा है। अब जो टॉप 5 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इथिलीन है, नाइट्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और प्रोपेलीन है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स वो सब ट्रांस होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। ये ऐसा इंटेग्रल भी रोल प्ले करते हैं, मतलब कि उसका बेसिक भी होते हैं। उसके बाद इनका जो है वो किसी भी केमिकल्स के अंदर दो तरह से जो है वो रोल प्ले करते हैं। एक डायरेक्ट रोल भी होता है और एक इनडायरेक्ट रोल भी होता है। डायरेक्ट रोल जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लीनिंग एजेंट्स जो से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, तो वो एक्टिव एजेंट्स हैं। मीन्स कि वो उसके बेसिकली वो डायरेक्ट उसका पर्पस है। अगर वो केमिकल्स उसके अंदर हैं तो उनका डायरेक्ट पर्पस है, मतलब कि वो बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट क्लीनिंग के लिए ताकि जर्म्स वगैरह को क्लीन और किल कर सके उसमें बेसिक उसका रोल है। तो इस वजह से वो जब यूज़ होंगे तो वो डायरेक्ट रोल होगा। और इनडायरेक्ट रोल फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट की सेफ रखने के लिए जब हम प्रोडक्ट्स को चाहे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और शहर के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर, तो प्रोडक्ट को सेफ ताकि रहे उसके लिए अगर हम केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक इनडायरेक्ट रोल है। या जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं, जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम लोग किसी केमिकल को ऐड करते हैं ताकि प्रोडक्ट एफिशिएंटली क्रिएट हो तो वो उसका एक इनडायरेक्ट रोल होगा। उसके बाद कहते हैं कि प्रोडक्ट टेम सेल्फ कैन बी यूटिलाइज एज अ स्टैंड अलोन कंज्यूमर गुड्स। में से कुछ प्रोडक्ट्स जो उनसे ऐसे होते हैं जिसको एडिशनल एसेसरीज नहीं चाहिए। स्पेसिफिक अगर उसका कोई पर्पज़ है तो उसके लिए एडिशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए ताकि वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। मीन्स कि प्रोडक्ट्स खुद ब खुद ही अपना जो है वो फंक्शन अच्छे से और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं वो मीन्स कि उनकी रिसाइकलिंग होती है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मतलब कि रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग ताकि हम लोग उन्हें दोबारा से रीयूज़ कर सकें। अब जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उसमें नाइट्रोजन आता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र और अमोनिया में यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल सोप पेपर में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है। अमोनिया जो है एज ए प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र या सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स में यूज़। एथेनॉल है फूड फ्यूल एडिटिव के तौर पे यूज़ होता है। सॉल्वेंट के तौर पे प्रीकर्सर ऑफ केमिकल्स होते हैं, मीन्स के एज स्टार्टिंग मटेरियल होता है। बेंजीन जो है वो यूज़ होता है एज अ फीड स्टॉक यूज़ होता है फिनॉल के लिए, स्टायरीन के लिए और नायलॉन के लिए। फीड स्टॉक बेसिकली रॉ मटेरियल को कहते हैं, मीन्स के एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। प्रोपलीन है तो वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीप्रोपलीन और एक्राइलिक्स के लिए यूज़ होता है। टोलिन्स जो है वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है पेंट्स के अंदर, एडेसिव्स और कोटिंग एक्सेट्रा के अंदर। मेथनॉल है तो ये यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। एथिलीन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड जो है वो प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज एसीटे और वेनाइल एसीटेट के अंदर यूज़ होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स में और पिकलिंग ऑफ स्टील में। पिकलिंग ऑफ स्टील बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को जब स्टील से रिमूव किया जाता है तो वो बेसिकली पिकलिंग ऑफ स्टील होता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो हम मेन डिस्कस करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की कैसे प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, तो उस सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज होता है। कैटालिटिकली मीन्स कि कैटालिस्ट इसमें यूज़ किया जाएगा जो उसके रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लॉवर करेगा, और ऑक्सीडाइज किया जाता है इसे ताकि प्रोड्यूस कर सके सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि बाद में जो है वो यूज़ होता है प्रोड्यूस करने में सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो इसमें 18 और 19 सेंचुरी में था वो लेड चैम्बर मेथड को यूज़ किया जाता था। लेड चैम्बर मेथड जो है वो इसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐसा कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता था, और जो है वो रिएक्शन जो लेड लाइन चैम्बर के अंदर होता था, और इसके में जब सल्फर डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाता था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फर्दर उससे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती थी। लेकिन फिर विद इन टाइम जो है एवोल्यूशन आई, प्रोसीजर को इवॉल्व किया गया, और करंटली जो अब यूज़ होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उसमें इनिशियली जो है वो प्लेटिनियम को यूज़ किया जाता था एज अ कैटलिस्ट के तौर पे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ताकि प्रोड्यूस कर सके सल्फर डाइऑक्साइड को, और उससे फर्दर जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेटिनियम था ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया तो जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और उसके बाद ये इजीली डैमेज हो जाता था इम्प्योरिटीज़ की वजह से। इसलिए 1920 के बाद वेनेडियम पेंट ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया गया। मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब इसने बहुत जल्दी जो है वो रिप्लेस कर दिया प्लेटिनियम को। प्राइमरी कास्ट जो, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, प्लेटिनियम जो है वो हाई कॉस्ट था, और उसके बाद टॉक्सिक था, इजीली जो है वो इम्प्योरिटी से जो है वो डैमेज हो जाता था। लेकिन जो वेनेडियम है ये एक्टिव कैटलिस्ट है जिसका 10 to 20 ईयर लाइफ स्पैन है। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के, जिसमें से एलिमेंटल सल्फर से भी हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से ले सकते हैं, वेस्टेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि पोल्यूटेड भी होता है, डाइल्यूटेड भी होता है, तो इनसे जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। लेकिन जो अभी यूज़ किया जाता है, मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो एलिमेंटल सल्फर को है। उसके अलावा आयरन जो पायराइड्स हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जाता था पास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में, और इसके अलावा स्मेल्टिंग मेटल को भी जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने में सल्फ्यूरिक एसिड को। स्मेल्टिंग मेटल जो उनसे है वो बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल को सेपरेट किया जाता है इम्प्योरिटी से फॉर वेरियस पर्पस, और इसी में जो है जब प्रोसेस है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट जब किया जाता है तो ये वे जो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हीटिंग या मेल्टिंग के वे से किया जाता है एक्सट्रैक्ट, और उससे जो है वो उसके बाद एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन नाउ डेज जो है वो एलिमेंटल सल्फर को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंटल सल्फर जो हमारे पास आ जाता है वो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस से आ जाता है। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस स्ट्रीम को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कमर्शली प्रोड्यूस होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड वो जो है वो जिस रेंज में होता है वो एसिड स्टैंड उसमें जो है वो उसकी रेंज में होता है, और जो एलिमेंटल सल्फर जो लास्ट पॉइंट में बताया कि वो ये बताया गया कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हाईली हमें कहाँ से ऑब्टेन हो जाती है, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैस स्ट्रीम को कन्वर्ट जब कर रहे होते हैं एलिमेंटल सल्फर जिसके अंदर ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में जब गैस स्ट्रीम को कन्वर्टिंग हो रही होती है तो उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हाई अमाउंट में होता है, और उससे जो है फर्दर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शली जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है वो मैनुफैक्चर किए जाते हैं, वो डिफरेंट जो है एसिड की स्ट्रेंथ उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ओलियम बेसिकली जो है वो मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसमें डिजॉल्व सल्फर ट्राईऑक्साइड भी है जो कि सल्फर ट्राईऑक्साइड है जिसको फर्दर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है।
अब जो सल्फ्यूरिक एसिड कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है वो डिफरेंट स्ट्रैंड में होता है। जब स्ट्रैंड हाई 100% हो जाती है तो उसको हम ओलियम कहते हैं। ओलियम कहते हैं और इसके अंदर डिजॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ओलियम स्ट्रैंड जो इंडिकेट करती है, इंडिकेट कैसे की जाती है पता, परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड की परसेंटेज उसमें प्रेजेंट होगी उतनी ओलियम की स्ट्रैंड होगी। ओलियम बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसके अंदर डिजॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है और ये प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट और एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है। अब जो प्रोसेस है, जो एलिमेंटल सल्फर को हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर फॉलोइंग रिएक्शन होते हैं। पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और इसमें जितनी -293.3 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का फिर रिएक्शन हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ना इसमें। तो इसमें जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो -98.5 किलो जॉल पर मोल है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, वाटर इसके अंदर यूज़ किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है जिसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो -130.4 किलो जॉल पर मोल है। इसके अंदर मोर एयर यूटिलाइज की जाती है और लो टेम्परेचर रिक्वायर है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये साइड रिएक्शन को जब रिड्यूस करने में हेल्प करती है ताकि अनडिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो ना बन सके और ओवरऑल जो है वो एफिशिएंसी प्रोसेस की जो है वो इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट जो केमिकल हमने पढ़ना है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर जो है वो 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन में फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से। सबसे पहले ब्राइन प्योरिफिकेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है और उसके बाद प्रोडक्ट रिकवरी है। ब्राइन प्योरिफिकेशन, जब सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाना है वो कहाँ से बनाना है, ब्राइन से। जो ब्राइन है वो बेसिकली साल्ट वाटर होता है और ये इतना क्लीन नहीं होता प्रोसेस के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको प्योरीफाई करना है, तो वो ब्राइन प्योरिफिकेशन वो वाला प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि ब्राइन के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं ये बेसिकली मैस अप कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसे फर्स्टली प्योरीफाई करें ताकि सूटेबल उसे बनाएं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस के लिए। जो अगला नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इनिशियली जो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है जो कि लार्जर पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे इम्प्योरिटीज जो उनसे उनकी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो जो है वो रिमूव उसे किया जाता है। दैन उनको जब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और उस इम्प्योरिटीज़ की, और उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। एनाटल मेथड जो इन्वॉल्व पासिंग करवाई जाती है ब्राइन की थ्रू आयन एक्सचेंज रेजन से जो सिलेक्टिवली रिमूव करते हैं अनवांटेड आयन्स को। सो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद हम इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए अब जो ब्राइन है वो स्मूथ मतलब कि एफिशिएंट है, हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर से हमने अनवांटेड मटेरियल जो है इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमने ईजिली रिमूव कर ली हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ किया जाता है। ये क्लीन ब्राइन को इसके अंदर से जो है वो सेल के अंदर डाला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाला जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जब करवाई जाती है ब्राइन से तो ये केमिकल रिएक्शन काज करवाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है जो कि किस मटेरियल से बना हुआ है, प्लेटिनियम से बना हुआ है। जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होंगे और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोक्साइड आइंस बनेगी, यानी यहाँ पे कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनोड साइड पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जब क्लोराइड आयन जब ऑक्सीडाइज होकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर क्लोरीन गैस बनेगी। और अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है सोल्यूशन के अंदर, ये देन फिर कंबाइन हो जाएगा सोडियम आयन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये प्रोडक्ट जो है वो हाईली एफिशिएंट होगी और लार्ज स्केल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस प्रोसेस से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सब प्रोडक्ट रिकवरी है। प्रोडक्ट रिकवरी बेसिकली जब इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस होता है तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिकवर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट को फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि सेपरेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को रिमेनिंग ब्राइन से या रिमेनिंग जो बाय प्रोडक्ट है लाइक क्लोरीन गैस वगैरह उससे हमने उसे सेपरेट करना। तो इसमें हम लोग फर्दर प्रोसेस से जो है उसको गुजारते हैं ताकि कंसंट्रेशन को जो है एडजस्ट कर सकें। ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोसेस हैं वो उस डिपेंड करता है कि आपने
किस मकसद के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद ये जो है वो इवेपरेशन के मेथड से भी जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, सेपरेशन करवा सकते हैं। इवेपरेशन ऐसे प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव किया जाता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो सके। और जो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है उसको कूल किया जाता है ताकि कूल किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल बन जाते हैं जो कि फर्दर सेपरेट कर लिए जाते हैं और उनको ड्राई कर लिए जाते हैं, मतलब स्टोरेज के लिए, ताकि फर्दर जो है अगर हमें कहीं पे यूज़ करना हो तो हम इसे यूज़ कर देंगे। अल्टरनेटिवली जो प्रोसेस इट जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसको इट सेल्फ भी यूटिलाइज किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। रिकवरी स्टेट जो इंश्योर करती है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन किया है डिज़ायर फॉर्म के लिए वो हमारी एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो चुकी है। दैन इस डायग्राम में बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट जो है ऊपर डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। लाइक हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें डायफ्राम को यूज़ किया गया है, उसमें जो है वो एक तो सोडियम क्लोराइड को ऐड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है, पास करवाई की है वहाँ से, और फिर हमारे पास जो है वो बाई प्रोडक्ट्स बनने हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, और हमारे पास जो है वो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बन के सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम सोडा प्रोसेस को भी यूज़ किया जाता है जिसमें लाइम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। इससे हमारा जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसके अंदर मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को पास करवाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमारे लिए हमारे एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ और बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर मरकरी को यूज़ कर लें और सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी को बीच में यूज़ कर लें, पास करवाया जाए, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन की जो है वो बाई प्रोडक्ट बनेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगी। दैन नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल स्केल में देखें तो 3 वेज हैं जनरेट करने में नाइट्रोजन गैस को। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन है, मेम्ब्रेन नाइट्रोजन जनरेशन है और दैन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये टैंक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले PSA नाइट्रोजन जनरेशन है, ये मेथड है जिसमें नाइट्रोजन गैस को जो एयर से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर 2 मेन स्टेप हैं, एक है एड्जॉर्प्शन और एक है डिजॉर्प्शन। जो एड्जॉर्प्शन है इसके अंदर बेसिकली एयर को जो सबसे पहले PSA सिस्टम के अंदर डाला जाता है। एयर जब पास करवाई जाती है कंटेनर से तो कंटेनर जो है वो उसमें ऐसा मटेरियल है, एक मटेरियल है जिसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं, जो कि कार्बन मॉलिक्यूलर सीव हो सकता है। कार्बन मॉलिक्यूलर सीव जो कि पोर्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। मीन्स कि इस मटेरियल के टाइनी पोर्स हैं जो कि सर्टेन कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे और अदर मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का लार्जर साइज है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो उसका लार्जर साइज होगा ऑक्सीजन से, तो वो क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी पोर्स के अंदर, और जैसे कि ऑक्सीजन है, आर्गोन है, इस तरह की बाकी गैसेस जो है वो पास आउट हो जाएंगी। जो सेपरेशन प्रोसेस है वो गैस स्ट्रीम में जो ज़्यादा कंटेंट में नाइट्रोजन अमाउंट को स्टोर करने में हेल्प करेगा। दैन नेक्स्ट स्टेप डिजॉर्प्शन आएगा। इसमें जब एब्जॉर्बेंट पैड सेचुरेट हो गया, मतलब मैक्सिमम नाइट्रोजन उसके अंदर आ गई है, तो प्रेशर जो है सिस्टम का चेंज कर लिया जाता है। इसमें इनलेट और आउटलेट जो वाल्व्स हैं उनको क्लोज किया जाता है और प्रेशर जो है वो एब्जॉर्प्शन पैड में रिड्यूस किया जाता है। अब जो रिड्यूस प्रेशर होगा ये एब्जॉर्बर मटेरियल को जो है काज करवाएगा कि ट्रैप जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाए। अब इसमें ऑपोजिट प्रोसेस है, पहले क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन गैस ट्रैप हो रही थी और बाकी जो ऑक्सीजन और आर्गोन है वो पास आउट हो रही थी, लेकिन अब डिसॉर्प्शन वाले प्रोसेस में क्या होगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को वो होल्ड नहीं करेगा बल्कि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पे होल्ड करेगा, ऑक्सीजन और आर्गोन पे, और जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स उनको रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से वो टैंक्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगे। एड्सॉर्बेंट पैड जो है वो बेसिकली सिलेक्टिव होता है, मींस कि वो साइज और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैसेस को ट्रैप करना है, किसको, मतलब आपका जो है वो मॉलिक्यूल कौन सा आपने ट्रैप करना है उस पर जो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एड्सॉर्बेंट मटेरियल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो रिलीज नाइट्रोजन है इसको कलेक्ट किया जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, और मीन वाइल जो एड्सॉर्बेंट पैड है उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है ताकि वह अनदर साइकिल ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है उससे दोबारा वो रेडी रहे नेक्स्ट साइकिल के लिए। दूसरा जो वे है नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन, नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन का, वो है मेम्ब्रेन नाइट्रोजन जनरेशन। इसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल को सिलेक्टिव कि मतलब कि ये जो है वो
मेम्ब्रेन नाइट्रोजन जनरेशन है, इसमें जो है वो कंप्रेस्ड एयर से जो वो नाइट्रोजन गैस की जो है वो प्रोडक्शन करवाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें फीड फिल्टर को सेलर है, ये फर्स्ट स्टेज है मेम्ब्रेन नाइट्रोजन जनरेशन प्रोसेस की। ये रिमूव करती है सॉलिड पार्टिकल्स को, वाटर ड्रॉपलेट्स को, ऑयल एरोसोल्स को जो इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर स्ट्रीम आ रही है उसमें से। उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट्स जैसे स्टोरेज टैंक्स है, वेसल्स है जिसमें नाइट्रोजन गैस को स्टोर करना है, उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद इमर्शन हीटर यूनिट है, इसको ये यूज़ होता है प्री हीट करने में। एयर को प्री हीट किया जाता है जब बिफोर मेम्ब्रेन मोड्यूल्स में एंटर होने से पहले उसको प्री हीट किया जाता है। प्री हीट जो है वो बेसिकली ये हेल्प करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस की वो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। उस पर जो है वो अगर हम लोग ह्यूमिडिटी लेवल जब लोअर हो जाता है तो इससे जो है वो हेल्प मिलती है रिस्क ऑफ मेम्ब्रेन फॉलिंग, मतलब मेम्ब्रेन जो डैमेज है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और मेम्ब्रेन का जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज करता है। दैन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स है, ये हेल्प करता है रिमूव करने में ट्रेस कॉन्टेमिनेंट्स को, जो ट्रेस पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, वॉलेटाइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको कंप्रेस्ड एयर स्टीम से रिमूव करने में हेल्प करता है। ये एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन और एयर को, और जो एयर है हमारी उसको प्योरीफाई करता है। दैन पार्टिकुलेट फिल्टर है, ये फाइनल स्टेज है बिफोर कंप्रेस्ड एयर जो है वो एंटर हो मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स में। इसमें जो रिमेनिंग जो सॉलिड पार्टिकल है, ये कंटेमिनेशन है, उसको रिमेनिंग जो अगर कोई रह गई है उसको कैप्चर करने में हेल्प करेगा। ये इंश्योर करेगा ये स्टेप के जो अब जो एयर मेम्ब्रेन मॉड्यूल में पास जो हो रही है वो बिल्कुल क्लीन है और किसी भी हार्मफुल पार्टिकल से फ्री है। और इस तरह जो मेम्ब्रेन मॉड्यूल के अंदर जो गैस आएगी वो नाइट्रोजन गैस होगी। ये मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी, जब पास होगी तो वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा एज ए प्रोडक्ट के तौर पे। अदर गैसेस जो रिलीज जो पास नहीं हो पाएंगी वो जो रिलीज हो जाएगी या रिसाइकल पैक उन्हें किया जाता है सिस्टम के अंदर ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो। तीसरा जो वे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो कि नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें पता है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे जो है वो हम गैसेस को सेपरेट करते हैं। तो नाइट्रोजन क्योंकि उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन और आर्गोन से, तो इसे बॉटम ऑफ द कॉलम से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ऑक्सीजन और आर्गोन बॉटम ऑफ द कॉलम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह हम लोग नाइट्रोजन गैस को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है नाइट्रोजन गैस की प्रोडक्शन के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।